टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। आओ जी शुरू करते हैं। क्या क्या गुडविल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है। आओ जी करते हैं। टॉपिक नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा गुडविल किसकी होगी? रोने वाले की, खुश होने वाले की, हंसने वाले की, गरीब आदमी की कि अमीर आदमी की? सर खुश होने वाले की, अमीर आदमी की। मतलब एक बात समझना ध्यान से, गुडविल उसी की होगी जिसको प्रॉफिट होगा। गुडविल उसी की होगी जिसको प्रॉफिट होगा, है ना? कौन सा प्रॉफिट? बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने बिजनेस से कमाया है। ट्रेडिंग P&L से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसमें कुछ अदर इनकम्स भी पड़ी होती है जिनका बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं है। यदि मैं आपको कहूं कि मैं जी 50 लाख रुपए सालाना कमाता हूं, आप कहोगे वाओ सर यू आर अ वेरी गुड टीचर। भाई 50 लाख कमाते हो तो बहुत बच्चे पढ़ाते होगे, बहुत बच्चे पढ़ाते होगे तभी तो इतना पैसा आता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, कोचिंग इनकम इज ओनली 5 लाख, 40 लाख फ्रॉम द गैम्बलिंग इनकम, IPL इनकम, ड्रीम 11 वहां से 45 लाख। तो अब आपकी परसेप्शन बदल गई, अब कहोगे सर यू आर अ वेरी गुड गैम्बलर, है ना? बात समझ रहे हो? कहने का मतलब जिस जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है, हम उस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, पर नेट प्रॉफिट में तो बहुत सारे अलग अलग चीजें डेबिट क्रेडिट हुई होती हैं जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा हो गया होता है। मैं सिर्फ प्योरली बिजनेस प्रॉफिट को जानना चाहता हूं, मैं प्योरली बिजनेस प्रॉफिट को जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। तो लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। कि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जो हमें पास्ट में हुआ था और फ्यूचर में भी होता रहेगा। पास्ट में भी हुआ था और फ्यूचर में भी होता रहेगा। वो प्रॉफिट जो हमें पास्ट में भी था और हमें फ्यूचर में भी होगा, वो प्रॉफिट जो हमें पास्ट में भी था और हमें फ्यूचर में भी होता रहेगा। बच्चे कह रहे हैं सर समझाओ कैसे? जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें ना कुछ बेटे मैं आपको बताता हूं, झोल है, झोल। पिछली बार हमारे यहां हमारे फैक्ट्री में, एक्स की फैक्ट्री में आग लग गई थी, अच्छा खासा लॉस हो गया। क्या फ्यूचर में भी ऐसे लॉस होंगे? नहीं ना। तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं उनको क्या कर लेना चाहिए, उनको ऐड कर लेना चाहिए। सही बात है ना? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा लॉस नहीं होगा। इस लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, यदि लॉस ना हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें उस लॉस को एलिमिनेट करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। सर पिछले साल हमने अपना गुड़गांव वाला प्लॉट बेच दिया था, 70 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मैंने कभी किसी जमाने में 30 लाख का लिया था, अब 1 करोड़ का बेच दिया। 30 लाख का लिया था, 1 करोड़ का बेच दिया। 30 लाख का लिया था, 1 करोड़ का बेच दिया। भाई 70 लाख रुपए P&L अकाउंट में क्या हुए होंगे? क्रेडिट होने की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। क्या इसमें मेरे बिजनेस का कोई रोल है? मेरे एफर्ट्स का कोई रोल है? क्या ये प्रॉफिट जीवन भर आगे हर साल होता रहेगा? नहीं। तो जितने भी एबनॉर्मल गेन है वो माइनस कर दो, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दो। क्योंकि सर उस एबनॉर्मल गेन ने मेरे नेट प्रॉफिट को जंप करा दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो मैं उसे एलिमिनेट करके अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तक पहुंचना चाहता हूं। उसको एलिमिनेट करके मैं अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तक पहुंचना चाहता हूं। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ रहे हैं? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। आगे सुनना। सर जब मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा या जब मैं आपका पार्टनर बन जाऊंगा, हम उसी चीज के लिए तो गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, उसी चीज के लिए तो गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। जब मैं आपका पार्टनर बन जाऊंगा या मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा, तो उस वक्त मेरे आने से ये खर्चे बढ़ जाएंगे, मेरे आने से ये खर्चे बढ़ जाएंगे। तो माइनस कर दो फ्यूचर एक्सपेंसेस
फ्यूचर एक्सपेंसेस, सर मेरे आने से एक अलग कैबिन चाहिए होगा, मेरे आने से मेरे को 2-3 स्टाफ में लोग चाहिए होंगे, सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। सर मेरे आने से जो मैं पैसा लेके आऊंगा बिजनेस में, तो ये जो हम रेंट की प्रीमिसेस पे काम कर रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्री किराए पे चल रही है ना, इसको हम मैं आते ही फर्म के लिए जो पैसा लेके आऊंगा उससे हम फर्म के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस खरीद लेंगे। तो फ्यूचर में हमारा रेंट देना बच जाएगा, फ्यूचर में हमारा रेंट देना बच जाएगा, फ्यूचर में हमारा खर्चा सेव हो जाएगा। जैसे ही खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्लस फ्यूचर एक्सपेंस सेविंग्स, फ्यूचर में एक्सपेंस सेविंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फ्यूचर में एक्सपेंस की सेविंग्स हो जाएंगी। फ्यूचर में मेरे बेटा एक्सपेंस की क्या हो जाएंगी? सेविंग्स हो जाएंगी। फ्यूचर में एक्सपेंस की क्या हो जाएंगी मेरे बेटा? सेविंग्स हो जाएंगी। गॉट इट? क्लियर है मेरे सभी बच्चों को इतना अच्छे से? ठीक है जी सर, अभी इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको सारी चीजें समझाता चला जाता हूं। ये क्लियर है? इतने ये चारों पॉइंट क्लियर है? 1 2 3 4। अब समझना बेटा, एक बात समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, समझाऊं? आराम से सुनना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा है कभी? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर से सेल्स और इधर से क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। शाबाश। इसका मतलब इस क्रेडिट साइड के साथ, इस क्रेडिट साइड के साथ इस प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। सेल बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ प्रॉफिट्स का कैसा रिलेशन है? सर प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, खर्चे बढ़ेंगे उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस जगह के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ग्रॉस प्रॉफिट। आगे मैं लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और एक्सपेंसेस हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप विद द ग्रॉस प्रॉफिट। उसका ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। आगे इनकम का, अब पी एंड एल अकाउंट पढ़ो। कौन से अकाउंट पढ़ो? पी एंड एल अकाउंट पढ़ो। ये देखो पी एंड एल अकाउंट, इनकम का नेट प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? सर डायरेक्ट है। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। और सर एक्सपेंसेस का, यहां डेबिट में पड़े हुए खर्चों का कैसा रिलेशन है? सर इसका इनवर्स है। जितने खर्चे बढ़ेंगे उतना नेट प्रॉफिट सर कम होगा। तो इस बात को समझना। क्या आपको ये चारों बातें समझ आ गई? क्या आपको ये चारों बातें समझ आ गई? बोलो बेटा। सर ये बहुत काम आएंगी लॉजिकली दिमाग लगाने में, जब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये बहुत काम आने वाली चीज है आप लोगों के लिए। क्लियर है इतनी बात अच्छे से? क्या मैं आपके साथ आगे चल सकता हूं? पक्का? अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, कुछ क्वेश्चन करता चला जाता हूं, आप बस मुझे उसके आंसर देते चले जाना। इफ ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यदि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा? ओवर वैल्यू है। क्या है? ओवर, ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सर हम ओपनिंग स्टॉक को कम कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को जैसे ही कम करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसी ओपनिंग स्टॉक को मैं, जो ओवर वैल्यू था, जो ज्यादा था, ओपनिंग स्टॉक को ठीक करने के लिए कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, यदि आप इसे नोट कर लें, एक बार आप मुझे पॉज करें और इतनी बात को नोट कर लें। ठीक है। मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब मैं सेकंड पे आ गया। इफ ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, सर यदि वो अंडर वैल्यू है, कम है, तो ओपनिंग स्टॉक कम है ना,
तो आपको ठीक करने के लिए ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात, क्लियर है आपको इतनी बात। बच्चे कह रहे हैं सर आप रुको हमें चार्ट बना दो। मैंने कहा ये लो भाई, स्टॉक कौन से वाला, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या हो सकता है सर, ओपनिंग स्टॉक या तो क्या होगा, अंडर हो रखा होगा या क्या हो रखा होगा, ओवर। यदि ओपनिंग स्टॉक कम है तो आप ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे सर, आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो सर प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यदि ओपनिंग स्टॉक पहले से ज्यादा है, ओवर है, ओपनिंग स्टॉक ओवर है, तो आप क्या करोगे सर, हम ओपनिंग स्टॉक को कम कर देंगे। यदि हम ओपनिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा सबको। ये चार्ट में देखो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या तो अंडर होगा या तो ओवर होगा। यदि अंडर होगा तो क्या करेंगे, यदि कम होगा तो ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे। ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक यदि पहले से ऑलरेडी बढ़ रखा है, ज्यादा हुआ पड़ा है, तो उसको कम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कोई डाउट? अब हम आते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक पे। किसमें आते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक दो होंगे। क्लोजिंग स्टॉक या तो अंडर हुआ पड़ा होगा या ओवर होगा। अंडर होने का क्या मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कम है। तो जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे बेटा, आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। जैसे ही इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, वैसे ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा। बात समझो, बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। क्योंकि सुनो, ओपनिंग का इंपैक्ट क्लोजिंग में नहीं जाता, पर क्लोजिंग का इंपैक्ट ओपनिंग पे आता है। हमेशा हम 31 मार्च को अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। मेरी बात कान खोल के, कान के पर्दों में से मैल निकाल के साफ सुन लो। हम हर साल 31 मार्च को अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक आता है उसको लिख देते हैं। अगले दिन सुबह 1 अप्रैल को दोबारा से स्टॉक को वैल्यू नहीं करते, बेवकूफी है वो। जो क्लोजिंग में स्टॉक लिखा होता है वही अगले दिन सुबह ओपनिंग में लिख देते हैं। इसका मतलब यदि हमारा क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ है तो हमारा अगले दिन सुबह ओपनिंग स्टॉक भी गलत हो गया, हमारा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी गलत हो गया। यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कोई गलती हुई है तो वो अगले दिन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी सेम गलती होगी, अगले साल की, अगले दिन की। पर ओपनिंग स्टॉक में यदि हमने कुछ गलत लिख दिया तो उसका इंपैक्ट अगले साल के क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं आएगा, समझो। इसलिए ओपनिंग का इंपैक्ट ओपनिंग से ही ठीक कर दिया हमने। पर क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 2 साल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगी। क्लोजिंग स्टॉक की गलत वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की गलत वैल्यूएशन 2 साल को इंपैक्ट करेगी। एक उसी साल को, ये क्या है, सेम ईयर को, और नेक्स्ट ईयर को। सेम ईयर में यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर है, कम है, तो आप उस साल के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे, उस साल का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आगे यदि आप, ये सेम इंपैक्ट कहां जाएगा, अगले साल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से बैलेंस अगले साल कहां चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में। तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक गलती से क्या हो रखा होगा, फिर ओवर हो रखा होगा। तो आप ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उस साल का बढ़ जाएगा। अच्छा, अंडर था ना, तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। समझो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से समझना, इमेजिन करके देखो, ये आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 200 है, ठीक है। एक्चुअली में 250 था, कितना था, 250 था, पर मैंने गलती से कितना रिकॉर्ड करके लिख दिया, 200। तो मुझे इस साल 50 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस साल जैसे ही मैं 200 को काट के 250 लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 300 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 350।
यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यदि ये बढ़ेगा तो अगले साल के ट्रेडिंग, अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा, और ओपनिंग स्टॉक यदि बढ़ेगा तो अगले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यदि अंडर क्लोजिंग स्टॉक अंडर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ बेटा? अंडर हुआ, तो आप क्या करोगे? सेम ईयर में और नेक्स्ट ईयर में, सेम ईयर में प्लस करोगे और नेक्स्ट ईयर में माइनस करोगे, सेम ईयर में प्लस करोगे और नेक्स्ट ईयर में माइनस करोगे। देख लो, सेम ईयर का प्रॉफिट बढ़ रहा है प्लस, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो रहा है माइनस। मैंने भी तो यही किया। क्लियर है इतनी बात मेरी आपको? क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? पक्का अच्छे से चले आगे, नोट कर लो एक बार इसको, इसको इसको और इसको नोट कर लो। यदि ओवर है, यदि क्या है बेटा, आप पॉज करके आराम से नोट कर लें, मैं इसको रब कर देता हूं तब तक। आओ जी, यदि ओवर है, ओवर, यदि ओपनिंग स्टॉक, यदि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आप क्या करोगे? सर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो सर नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक भी तो कम हो जाएगा, और जैसे ही ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर है, तो यदि ये 200 से 200 नहीं है 150 है, तो आप इसे कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो कम करेंगे, तो जैसे ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जंप कर जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के साथ रिलेशन कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ कैसे होते हैं? डायरेक्ट। तो याद रखना, सेम ईयर में और नेक्स्ट ईयर में, सेम ईयर में माइनस होगा और करंट नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा। सेम ईयर में क्या होगा बेटा? लेस होगा, और नेक्स्ट ईयर में जाके क्या होगा? ऐड होगा। ये लॉजिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है, जो मैंने आपको चार्ट की शेप में पूरा समझा दिया, जो मैंने आपको पूरा चार्ट की शेप में क्लियर कर दिया। क्लियर है? अच्छे से लिखो बेटा, एक नोट लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट सेम ईयर स्टॉक, सेम ईयर क्लोजिंग स्टॉक affect same year closing stock and next year opening stock, but opening stock does not affect the closing stock of the next year of the year। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की गलती अगले साल की ओपनिंग स्टॉक पे जाएगी, पर ओपनिंग स्टॉक की गलती ना पिछले साल जाएगी ना अगले साल के क्लोजिंग स्टॉक पे जाएगी। गॉट इट? क्लोजिंग में यदि गलती होगी तो आपको उसके नेक्स्ट ईयर को भी ठीक करके आना होगा, पर यदि गलती सिर्फ ओपनिंग में होगी तो उस ओपनिंग को ही ठीक किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का अच्छे से ये नोट हो गया पूरे का पूरा। आओ जी, एक बात और समझते हैं, एक पॉइंट और आता है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है, एक्सपेंडिचर। एक होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कार, बिल्डिंग, मशीनरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे को करने की वजह से आपकी एसेट क्रिएट होती है, खर्चे को करने की वजह से आपको जो बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को आप एक साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं, आप बेनिफिट का इस्तेमाल एक साल से ज्यादा एग्जॉस्ट कर सकते हैं। एसेट क्रिएट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कार की रिपेयर, मशीन की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस, वो खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट आप एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर जाएंगे, वो खर्चा जिसका बेनिफिट आप एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर जाएंगे, आप बेनिफिट को एग्जॉस्ट कर जाएंगे विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाई देते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिखाई देते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। कहां दिखाई देते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। गॉट इट? क्लियर है इतनी बात? पक्का सोच लो, पक्का सोच लो। आओ जी,
अब मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूं और फिर देखते हैं कि उन गलतियों को कैसे ट्रीट करेंगे। वो कहता है मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख wrongly चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब गलती से हमने उसको रेवेन्यू कंसीडर कर लिया। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम WDVM, मतलब 2018, 19 और 20 की बात है। ठीक है, खैर जो भी प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं पता तो मैं ठीक कैसे करूंगा, मैं आपको बता देता हूं। सर हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी ली थी जो कि गलती से रेवेन्यू चार्ज कर ली, मतलब कहने का मतलब उसका, आप एक बार एक काम करेंगे बेटा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, मुझे पॉज करके इसे नोट कर लीजिए कि मैं आगे चलूं। आओ जी मैं आपको समझाता हूं। क्या मशीनरी परचेज 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है सर। रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, गलती से किसको चार्ज कर लिया, रेवेन्यू को। मतलब सर जी दो चीजें हैं, ये P&L अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। सर जी मशीनरी खरीदी है और बेवकूफी क्या करी, रेवेन्यू से चार्ज करने का मतलब है कि खर्चा मान लिया तो मशीनरी को 1 लाख रुपए से P&L में डेबिट कर दिया, बैलेंस शीट में भेजने की बजाय। इसका मतलब इस खर्चे को आना कहां चाहिए था, रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब है कि गलती से P&L में आ गई। भाई साहब कभी आपने मशीनरी को P&L में देखा, मशीनरी तो एसेट है, एसेट तो बैलेंस शीट में जाती है, यहां तो खर्चा आता है, यहां तो उस मशीन का डेप्रिसिएशन आता है। आप गलती से क्या कर बैठे, आप तो इसको डाल बैठे, हटा दिया। जैसे ही मैंने यहां से 1 लाख रुपए का खर्चा हटाया तो आप मुझे बताओ मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। तो मान लो 2018 की मशीनरी थी तो 2,18,000 में मेरा 1 लाख रुपए बढ़ गया, प्रॉफिट में ऐड हो गया। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सर मैंने इसको खर्चा हटा के बैलेंस शीट एसेट साइड में किस नाम से लिख दिया, मशीनरी के नाम से 1 लाख का लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर, ठीक किया आपने। यहां से हटा के वहां ले गए, ऐसा करने से, खर्चे को हटाने से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, मैंने ऐड कर दिया। आगे सर यदि मैंने उसको अपनी एसेट मान लिया तो मुझे अब उस पे हर साल क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। क्या लगाना पड़ेगा मेरे बेटा मुझे उस पे अब, डेप्रिसिएशन। तो लगाओ डेप्रिसिएशन। तो जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो यहां लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो माइनस लेस क्या करोगे, लेस डेप्रिसिएशन। आपने एसेट को खर्चा मान रखा था, आपने उसको हटाया, एसेट मान लिया। जैसे आपने उसको एसेट मान लिया तो अब आप उस पर क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को कहां लाके डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाके डेबिट करोगे। जैसे आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाके डेबिट करोगे वैसे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कर दो माइनस, कितना, यहां 10,000, यहां 9,000 और यहां 8,100। कईयों का दिमाग चकरा गया, कह रहे सर ये क्या किया आपने, कौन सा मेथड है भाई बोलो, मेथड है WDVM। तो पहले बार डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए की मशीनरी पे, दैट इज 10,000। अगली बार लगेगा 90,000 का 10%, 9,000। फिर वैल्यू बचेगी 81,000, उस पर 10% लगेगा 8,100। यस और नो, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं बोलो, गलत कह रहा हूं तो बोलो बेटा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से। आओ जी अब हम आ गए अपनी सेकंड सिचुएशन पे। किस पे आ गए बेटा, हम अपनी सेकंड सिचुएशन पे। क्या कहती है सेकंड सिचुएशन, ध्यान से समझते हैं। सेकंड सिचुएशन कहती है, ध्यान से सुनना, सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, ध्यान से सुनना मेरे बेटा। सेकंड सिचुएशन कहती है पारस जी कि एक रेवेन्यू मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकर्ड ₹10,000 wrongly charged to
wrongly charged to बिल्डिंग अकाउंट, किस में डाल दी? बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम SLM 2018, 2019, 2020। आओ जी ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। रेवेन्यू मतलब रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस इनकर्ड ₹10,000। हमने रिपेयर मेंटेनेंस करवाई थी 10,000 रुपए की। रिपेयर मेंटेनेंस करवाना एक रेवेन्यू नेचर खर्चा होता है, सिर्फ एक जनरल खर्चा है। इससे मेरी कोई एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही, कोई कैपेसिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस कुछ नहीं बढ़ रहा। इस बेनिफिट को हम एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर जाएंगे। ये हमारा रेवेन्यू नेचर खर्चा है और मुझे इसे P&L में डेबिट करना चाहिए। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। आगे, रॉन्गली चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। तेरे की गलती क्या कर दी हमने? बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। भाई साहब जनरल रिपेयर है, जनरल रिपेयर, और गलती से हमने किस में डाल दिया? बिल्डिंग में डाल दिया। ऐसा पता हमें 2020 के अंत में चला कि पिछले 3 साल से गलती हो रखी है हमसे। इसका मतलब जो भी X रुपए की बिल्डिंग थी, मुझे नहीं पता कितने की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में जो भी X रुपए था उसमें से कितने रुपए गलती से ऐड हो रखे थे बेटा? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ऐड हो रखे थे गलती से, है ना। बिल्डिंग में रिपेयर मेंटेनेंस के नाम के कितने रुपए ऐड हो रखे थे? 10,000। तो मैं इसको यहां से काट दूंगा कि चल तू तो है ही नहीं आगा खर्चा, तू तो बैलेंस शीट में आना ही नहीं चाहिए, तेरी औकात ही नहीं है बैलेंस शीट में आने की, तू तो इस लायक ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि तू बैलेंस शीट में आए। बैलेंस शीट में तो वो आएगा जो कैपिटल नेचर खर्चा होगा, जिसकी वजह से एसेट की लाइफ, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तो रेवेन्यू नेचर खर्चा है सिर्फ एक, है ना। रेवेन्यू नेचर खर्चा है तो वहां से हटा के कहां डेबिट कर दोगे? P&L में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना? 10,000। असेट को हटा के खर्चा मान लिया। सर जैसे हमने असेट को हटा के खर्चा माना तो खर्चा बढ़ गया और प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। तो क्या करेंगे? लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2018 का खर्चा था तो यहां से हमने 10,000 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। यहां से हमने 10,000 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। मेरी बात को फिर से समझे। 2018 में हमने एक मशीनरी की, एक बिल्डिंग की रिपेयर करवाई थी, जो कि गलती से बिल्डिंग में ही जाके डेबिट कर दी। तो बिल्डिंग को हटा दिया बैलेंस शीट में से, बिल्डिंग को बैलेंस शीट में से हटा दिया, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस को बैलेंस शीट में से हटाया और क्या मान लिया? खर्चा। खर्चा माना तो मेरा P&L में डेबिट कर दिया। P&L में डेबिट करा तो खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया तो माइनस कर दिया। आगे सर हम गलती क्या कर रहे होंगे? इस 10,000 रुपए की वजह से मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई होगी। उस 10,000 रुपए पे हम पिछले 3 साल से क्या लगा रहे होंगे? डेप्रीसिएशन। पिछले 3 साल से इस मशीन पे 10,000 रुपए पे भी हम क्या लगा रहे होंगे? डेप्रीसिएशन। तो जो इस P&L अकाउंट में पिछले 3 साल से डेप्रीसिएशन लग रहा था उसे हटा देंगे। कहेंगे चल वो तो टोटल खर्चा था, डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही नहीं। तो जैसे आप डेप्रीसिएशन को हटाओगे पिछले 3 साल के तो आपका खर्चा कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन रॉन्गली चार्ज, जो गलती से लग रहा था डेप्रीसिएशन। तो अब 1,000 रुपए इस साल, 1,000 रुपए इस साल और 1,000 रुपए इस साल प्रॉफिट में क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे बेटा? ऐड कर दोगे। मैं आप कसम खा के बता रहा हूं बेटा, ये जो मैंने आपको समझा दिया, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लोगे ना तो भाई साहब और इससे बड़ा पॉइंट नहीं हो सकता जो मैंने आपको समझा दिया। सबसे ज्यादा 4 बातें होती हैं। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, फ्यूचर में होने वाले खर्चे को पहले ही हटा दो, फ्यूचर में होने वाले खर्चे की सेविंग को ऐड कर लो। और 2 गलतियां मेजरली दिखाई देती हैं। रेवेन्यू नेचर खर्चा कैपिटल हो गया, कैपिटल नेचर रेवेन्यू हो गया, मैंने आपको समझा दिया। ओपनिंग स्टॉक में गलती हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई, या अंडर वैल्यू हो गया या ओवर वैल्यू हो गया। तो मैंने आपको
प्रॉफिट को सही से कैलकुलेट करना सिखा दिया। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट सही से कैलकुलेट करना सिखा दिया। मैंने आपको सिखा दिया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे कैसे ट्रीट होंगे। क्लियर है यहां तक सारे का सारा? पक्का? एक क्वेश्चन